नमस्कार, न्यूज नाइट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आरेंद्र। संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण का आज से आगाज हो गया है, लेकिन पहले ही दिन फिर से हंगामा देखने को मिला। विपक्षी दल कई मुद्दों पर सरकार को घेरने के लिए शोर शराबा करते नजर आए तो सरकार अपने विधायी कामकाज पर फोकस करती दिखाई पड़ी। कैसा रहा संसद में आज का दिन, करेंगे इस खबर पर विस्तार से चर्चा होगी। बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मॉरिशस दौरे की, जहां के लिए वो आज देर रात रवाना होने वाले हैं। दिखाएंगे खबर कि छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के घर क्यों पड़ा है छापा। बताएंगे साथ ही साथ औरंगजेब के नाम पर फिर क्यों बढ़ गया है महाराष्ट्र में विवाद। इसके अलावा भी होंगी देश दुनिया की हर जरूरी और महत्वपूर्ण खबर। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। शुरू हुआ संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण। त्रिभाषा फार्मूले पर लोकसभा में डीएमके का हंगामा। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा, बिना तथ्यों के गुमराह करने की कोशिश, राजनीति से ऊपर उठे स्टालिन सरकार। वोटर लिस्ट और परिसीमन विवाद पर राज्यसभा में विपक्ष का हंगामा। कार्य स्थगन नियम के तहत चर्चा की मांग खारिज होने के बाद किया वॉकआउट। नाराज जेपी नड्डा ने कहा, नेता प्रतिपक्ष सहित सभी सदस्यों के लिए हो रिफ्रेशर कोर्स। संसद में पास हुआ रेल संशोधन बिल 2024। रेल मंत्री ने कहा, रेलवे में सुरक्षा पहली प्राथमिकता। लैंडिंग विधेयक 2024 लोकसभा से पास। डिजिटलीकरण और व्यापार को मिलेगा बढ़ावा। कल से 2 दिन की मॉरिशस की यात्रा पर प्रधानमंत्री मोदी। मॉरिशस के 57वें राष्ट्रीय दिवस समारोह में होंगे मुख्य अतिथि। कहा, हमारी दोस्ती की नींव को और मजबूत करेगी ये यात्रा। छत्तीसगढ़ शराब घोटाले मामले में ईडी ने भूपेश बघेल, उनके बेटे के घरों में मारे छापे। पीएमएलए के प्रावधानों के तहत हुई तलाशी। ईडी अधिकारियों ने मंगवाई थी नोट गिनने की मशीन। खबरों पर डालते हैं विस्तार से नजर। नई शिक्षा नीति 2020 में त्रिभाषा को लेकर तमिलनाडु में छिड़े विवाद का असर आज संसद में भी दिखने को मिला है। इस मुद्दे पर डीएमके और सरकार के बीच संसद के अंदर और बाहर तकरार देखने को मिली। कांग्रेस भी डीएमके के साथ खड़ी नजर आई इस पूरे मुद्दे के विवाद को लेकर। सरकार ने कहा है कि डीएमके राजनीतिक लाभ के लिए तमिलनाडु के छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। वहीं नई शिक्षा नीति में हिंदी या किसी भाषा को थोपने का काम नहीं हो रहा है, बल्कि स्थानीय भाषा को बढ़ावा देने का काम किया जा रहा है। ये बात कही शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने। शुरू हुआ संसद का सत्र, लेकिन विपक्ष का फिर हंगामा मंत्र। त्रिभाषा के मुद्दे पर संग्राम, सत्ता पक्ष और विपक्ष में घमासान। संसद के बीच सत्र के दूसरे चरण का पहला दिन विपक्षी दलों ने दोनों सदनों में सत्ता पक्ष को घेरने की कोशिश की। सदन के अंदर और बाहर सत्ता की तरफ से भी करारा जवाब दिया गया। प्रश्नकाल के दौरान डीएमके सांसद की तरफ से तमिलनाडु को पीएम श्री योजना के तहत आवंटन से जुड़ा सवाल पूछा गया। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने उत्तर में तमिलनाडु के साथ भेदभाव के आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि राज्य की स्टालिन सरकार छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। नई शिक्षा नीति और त्रिभाषा के मुद्दे पर सत्ता और डीएमके के बीच नोकझोंक भी देखने को मिली, जिसके चलते लोकसभा की कार्यवाही आधे घंटे के लिए स्थगित करनी पड़ी। One point of time, Tamil Nadu government has ready to sign an MOU with Government of India for accepting PM Shri. They agreed, they went back, they have a U-turn. It is their problem. Then Tamil Nadu state, Government of India is giving financial allocation to PM portion. They are not committed to Tamil Nadu students. They are ruining the future of Tamil Nadu students. Their only job is to raise language passion. They are doing politics. शून्यकाल में भी लोकसभा में इस मुद्दे को लेकर तनातनी देखने को मिली। केंद्रीय मंत्री की टिप्पणी पर डीएमके सांसद कनिमोई नाराज नजर आई। शून्यकाल में ही बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने स्टालिन सरकार पर भाषा के मुद्दे पर राजनीति करने का आरोप लगाया। This is completely diverting the issue. Let them answer why they are forcing us to learn 3 languages. This is not, in the list of the union government. It is in the concurrent list. We have a right over education too.
Why are they not consulting us and listening to what the people of Tamil Nadu want? चुनाव हारने के डर से ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी का विरोध कर रहे हैं। चुनाव हारने के डर से ये डिलिमिटेशन का विरोध कर रहे हैं। 1973 में कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में सीटें बढ़ाई, वेस्ट बंगाल में सीटें बढ़ाई, लेकिन उसने तमिलनाडु में सीट नहीं बढ़ाई। इसके बावजूद भी डीएमके कांग्रेस के साथ सरकार चला रही है, उसके बावजूद भी डीएमके न्यू एजुकेशन पॉलिसी का विरोध कर रही है। इस मामले में कांग्रेस भी डीएमके के साथ नजर आई। I don't know what the position of other states are, but we in Tamil Nadu are very, very clear. We are very well served by a two-language curriculum. My daughter studied in a similar school, and we are in no way disadvantaged. Congress party has gone bankrupt. They don't have any idea. They don't have an innovative thinking process. They are opposing three-language formula. गौरतलब है कि तमिलनाडु में डीएमके लगातार नई शिक्षा नीति को लागू किए जाने का विरोध कर रही है। केंद्र ने कई बार स्पष्ट तौर पर कहा कि नई नीति में मातृभाषा में पढ़ाई स्कूली स्तर पर अनिवार्य की गई है, जिससे तमिल सहित देश के सभी प्रमुख भारतीय भाषाओं के विकास में मदद मिलेगी। लेकिन बावजूद इसके डीएमके का विरोध जारी है और अब स्टालिन सरकार हिंदी और संस्कृत के विरोध पर भी उतर आई है। ऋषि कुमार और कुमार आलोक के साथ शैलेंद्र मिश्र की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और अब बात संसद में आज एक और विवाद के उस विषय की जिस पर लगातार संग्राम देखने को मिला। मतदाता सूची में गड़बड़ी के मुद्दे पर विपक्षी दलों ने आज सरकार को दोनों सदनों में घेरने का प्रयास किया। इस मुद्दे पर हंगामा भी हुआ। राहुल गांधी समेत विपक्षी नेताओं ने इस मुद्दे पर चर्चा कराने की मांग की है, तो लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि चुनाव आयोग का ये काम है, वहां पे वो लिस्ट तैयार करते हैं, उस पर सदन में चर्चा की आखिर मतलब क्या है। विपक्षी हंगामे पर राज्यसभा में जेपी नड्डा ने हंगामा करने वाले सांसदों को संसदीय व्यवहार की ट्रेनिंग देने की बात कही है। संसद सत्र का आगाज, फिर हुआ घमासान। वोटर लिस्ट का सवाल, विपक्ष ने काटा बवाल। संसद सत्र के पहले ही दिन संसद के दोनों सदनों में विपक्ष ने सरकार को घेरने की कोशिश की। मतदाता सूची के मुद्दे पर चर्चा की मांग को लेकर राज्यसभा की कार्यवाही से सदन की शुरुआत में ही विपक्षी दलों ने वॉकआउट किया। विपक्षी दलों के व्यवहार को लेकर नेता सदन जेपी नड्डा ने विपक्ष को संसदीय व्यवहार की ट्रेनिंग दिए जाने की नसीहत दे डाली। Particularly that this house do suspend all listed business for the day to discuss the voter ID publication. भारतीय संसद को एक तरीके से देश के सामने इस इंस्टीट्यूशन को मेलाइन करने का तरीका है। मैं चाहूंगा इंक्लूडिंग लीडर ऑफ ऑपोजिशन, इनका एक रिफ्रेशर कोर्स कराया जाए। दे शुड गो फॉर ए रिफ्रेशर कोर्स, दे शुड अंडरस्टैंड द रूल्स एंड द रेगुलेशंस एंड दे शुड कम एंड द गवर्नमेंट इज रेडी टू डिस्कस एनीथिंग। उधर लोकसभा में भी इस मुद्दे को तृणमूल कांग्रेस सांसद सौगत राय ने उठाया। इस बीच लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि मतदाता सूची तैयार करने का काम चुनाव आयोग का होता है। Mamata Banerjee showed the papers where it was seen that the same epic number had voters both in Bengal and Haryana. वोटर लिस्ट सरकार बनाती है क्या? Sir? वोटर लिस्ट सरकार बनाती है क्या? सदन में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने बाद में इस मुद्दे पर चर्चा कराए जाने की मांग की। पूरा ऑपोजिशन सिर्फ मिलकर ये कह रहा है कि वोटर लिस्ट पे यहाँ पे एक डिस्कशन हो जाए। ओके, आप उस आसन में चेयर में बैठ करके आपने इतना फेयरली सबको बराबर दर्जा दे करके सारे साइड को आपने बराबर समय दिया है, सारे मेंबरों को बराबर आपने टाइम दिया है, कभी भी आपने पक्षपात नहीं किया है। गौरतलब है कि कांग्रेस महाराष्ट्र में मतदाता सूची में चुनाव के पहले अपडेट कर बड़ी संख्या में नए मतदाता जोड़े जाने का मुद्दा उठा रही है और पश्चिम बंगाल में भी मतदाता सूची से जुड़े विषय को टीएमसी ने सदन में उठाया है। सवाल यह है कि क्या चुनाव में हार के लिए खुद की कमजोरी और जनता का समर्थन न मिलने की खींच अब मतदाता सूची से जुड़े मुद्दे उठाकर निकालने की कोशिश कांग्रेस कर रही है, जबकि टीएमसी पश्चिम बंगाल में चुनाव से पहले ही बीजेपी और केंद्र पर आरोप लगाने की रणनीति अपना रही है। शैलेंद्र मिश्रा और ऋषि कुमार के साथ कुमार आलोक, डीडी न्यूज।
तो वहीं शोर शराबा और हंगामे के बीच आज कुछ विधायी कामकाज भी संसद में देखने को मिला। राज्यसभा में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रेलवे संशोधन विधेयक 2024 पर चर्चा के लिए सदन के पटल पर रखा, तो लोकसभा में भी वहन पत्र लैंडिंग विधेयक 2024 विचार और चर्चा करने के लिए पेश किया गया और ये दोनों ही बिल आज दोनों सदनों से पास हुए हैं। इस बीच वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मणिपुर का बजट वर्ष 2024-25 के लिए अनुदान मांगों को भी आज सदन के पटल पर रखा है। संसद में बजट सत्र के दूसरे चरण के पहले ही दिन विधायी कामकाज में प्रगति देखने को मिली। दोपहर बाद राज्यसभा में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रेलवे संशोधन विधेयक 2024 पर चर्चा के लिए सदन के पटल पर रखा। इस विधेयक का उद्देश्य रेलवे बोर्ड की शक्तियों को बढ़ाना और परिचालन दक्षता में सुधार करने के लिए रेलवे अधिनियम 1989 में संशोधन करना है। 1989 में रेलवे का एक नया एक्ट आया। उस वक्त अगर 1905 के एक्ट को इसमें मर्ज कर देते ठीक रहता, लेकिन तब नहीं हुआ। अब 1905 के रेलवे बोर्ड एक्ट के सभी प्रोविजंस को 1989 के एक्ट में लाके एक सिंप्लीफिकेशन का प्रयास है इस बिल में। विधेयक पर चर्चा में सत्ता और विपक्ष के कई सदस्यों ने हिस्सा लिया। सदस्यों ने रेल यात्रियों की सुविधा बढ़ाए जाने की मांग की। चर्चा का जवाब देते हुए रेल मंत्री ने कहा कि पहले रेल सेफ्टी पर 8 से 10 हजार करोड़ का खर्च बजट में होता था, लेकिन आज 1 लाख करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं। रेल मंत्री ने बताया कि रेलवे स्टेशन पर होल्डिंग एरिया 60 स्टेशन पर बनाए जाएंगे। जिनके पास कंफर्म टिकट्स हैं वो ही प्लेटफॉर्म पर जा सकेंगे। यूपीए सरकार के समय ही अपने ही इनके समय ही जो लगाए गए एसीडी को, एंटी कोलिजन डिवाइस को ऑफिशियली फेलियर करार किया गया और जितने लगाए गए थे उन सबको भी रिमूव करने का फैसला लिया गया 2012 में। उधर लोकसभा में भी दोपहर बाद वहन पत्र लैंडिंग विधेयक 2024 विचार और चर्चा करने के लिए पेश किया गया। पोत परिवहन क्षेत्र में व्यापार और वाणिज्यिक गतिविधियों को बढ़ाने के लिए ये विधेयक महत्वपूर्ण है। ये विधेयक देश की स्वतंत्रता से पहले 1856 के वहन पत्र कानून की जगह लाया गया है। ये बिल डिजिटलीकरण को बढ़ावा देगा, व्यापार को रफ्तार देगा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा में इस बिल से लाभ मिलेगा। The Indian Bill of Lading Act 1856 provides for the transfer of right of suit and all liabilities to the consignee name in a bill of lading and every endorsee of a bill of lading to whom the property in the goods mentioned in the bill of lading shall pass upon and by reason of a consignment or an endorsement. इससे पहले लोकसभा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मणिपुर का बजट वर्ष 2024-25 के लिए अनुदान मांगों को भी सदन के पटल पर रखा। गौरतलब है कि मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है। संसद के दोनों सदनों में सोमवार को प्रश्नकाल में कई अहम सवालों के उत्तर भी दिए गए। नीरज सिंह, शैलेंद्र मिश्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, लेकिन ब्रेक के उस बाद जब वापस आएंगे तो हम चर्चा करेंगे कि संसद में विपक्ष का आखिर हंगामा क्यों हुआ, क्या थे बड़े विषय और सरकार इन मुद्दों पर क्या कह रही है। इस पे होगी हमारी चर्चा इस छोटे से ब्रेक के बाद। केसर से बनी गुजिया महके जब बेसन निकले तल के, लो स्वाद के पूरे गुब्बारे सरसों का तेल जो छलके, होली का जश्न मने जब साथ हो MDH शरबत और ठंडाई का, असली मसाले सच सच MDH। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। अच्छा भैया, मेरी गाय को भी अपने हाथों से चारा खिला दो। अरे खिलाई देते हैं। हमारी गाय भैया। क्या हो गया, पूरा का पूरा गांव यहाँ आ गया। अच्छा भैया, इसी हाथ से चारा खिलाते हो, तभी तो आपके गाय भैंसों की ब्याज सबसे ज्यादा है। अरे पगले, ये चमत्कार इस हाथ का नहीं, हाथ में जो कपिला पशु आहार है उसका है, जो पशुओं की सेहत अच्छी रखता है और ब्याज भी बढ़ाता है। ले जाओ।
देश का नंबर 1 पशु आहार। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक है। ऐसे गोल्डी मसाले जहां जाएं रिश्ते बनाएं। और ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। ब्रेक पर जाने से पहले हम जिक्र कर रहे थे संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण का आज पहला दिन था। किस तरीके से इसमें हंगामा भी देखने को मिला, कई मुद्दों पर रार तकरार भी देखने को मिली, इसी पे हम करेंगे चर्चा। इसी से जुड़ा है आज का हमारा विशेष भी, जो आपकी इस वक्त टेलीविजन स्क्रीन पे। संसद में पक्ष विपक्ष में रार, सियासत जोरदार, और ये सियासत लगातार देखने को मिली है तमाम राजनीतिक दलों के बीच में। इस विषय पे बात करने के लिए हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल मौजूद है। डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा है, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के। राहुल लाल जी हैं, कांग्रेस पार्टी के समर्थक हैं। वरिष्ठ पत्रकार शेखर अय्यर हैं। आप तीनों को बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ में जुड़ने के लिए। और राहुल लाल जी, शुरुआत आपसे, क्योंकि जो एक बड़ा विवाद बीते कई दिनों से हम देख रहे हैं तमिलनाडु में, आज उसकी छाप संसद में भी देखने को मिली है, वो है त्रिभाषा विवाद को लेकर। कांग्रेस पार्टी के स्टैंड को लेकर भी बड़ा गफलत नजर आ रही है। हालांकि हमने डीएमके के तमाम नेताओं से संपर्क किया इस चर्चा में शामिल होने के लिए, लेकिन वो नहीं किन्हीं वजहों से आए हैं। उसकी अपनी राजनीतिक वजह भी हो सकती है। राहुल लाल जी, क्योंकि आप उनके सहयोगी हैं, डीएमके के सहयोगी, इसलिए आज से आपसे समझना चाहते हैं कि आखिर इस विषय पे कांग्रेस पार्टी का स्टैंड क्या है। देखिए आर्येंद्र जी, देश जो है कि यहाँ पे सहकारी संघवाद यानी केंद्र और राज्यों के बीच में सहयोग से चलने वाली व्यवस्था है भारतीय संविधान के अनुसार। लेकिन केंद्र सरकार कुछ चीजों को जिस तरह से राज्यों के ऊपर थोपने में लगी हुई होती है, वो कहीं से भी स्वीकार्य नहीं होगा। और हमें लग रहा है कि देखिए, अगर त्रिभाषा फार्मूला को लेकर जो तमाम बातें हो रही हैं कि वो कहां पे लागू हो रही है, तो देखिए कांग्रेस का शासन है हिमाचल प्रदेश में, वहां पे त्रिभाषा फार्मूला वो लागू कर रही है। कर्नाटक में शासन है, लागू किया जा रहा है। लेकिन तमिलनाडु को लेकर जिस तरह से बयान आज धर्मेंद्र प्रधान ने भी दिया, और जो बयान दिया आर्येंद्र जी, कि उनको अपने बयान से के शब्द वापस लेने पड़ गए। वो डीएमके और इंडिया अलायंस की आलोचना राहुल जी समझना ये चाहते हैं कि त्रिभाषा में दिक्कत क्या है। आप जरा उस तथ्य को लॉजिकली समझाइए ना कि त्रिभाषा से क्या प्रॉब्लम है तमिलनाडु में। आर्येंद्र जी देखिए, आपको अगर त्रिभाषा से क्या समस्या है, हमें लग रहा है कि ये बात तो फिर केंद्र सरकार को समझानी पड़ेगी। आपको मैं तथ्य रख दे रहा हूं। जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 में जो लागू हुआ था, उसमें भी त्रिभाषा फॉर्मूला था। तमिलनाडु ने उसे उस जमाने में भी स्वीकार नहीं किया था। 1986 में जो है कि उसमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति फिर से एक दूसरी लागू हुई थी। त्रिभाषा फॉर्मूला को तमिलनाडु ने तभी स्वीकार नहीं किया था। अभी फिर से 2020 में नई शिक्षा नीति आई है, त्रिभाषा फॉर्मूला है। अब देखिए, उसको लेके अगर उस राज्य को स्वीकार करवाना था आर्येंद्र जी, तो आप उस राज्य को समझाते हैं। लेकिन यहाँ पे कहा जा रहा है कि नहीं, आप शिक्षा, अगर आप त्रिभाषा फॉर्मूला लागू नहीं करते हैं, न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लागू नहीं करते हैं, आपके फंड रोक दिए जाएंगे। 2000 करोड़ रुपया के फंड है, वो से जारी नहीं किए जा रहे हैं। सर बात ये है, सर त्रिभाषा का जो विषय है, कायदे में हमारे दर्शकों के लिए समझाने की उसकी जरूरत भी, हमारा टेक्स्ट चल भी रहा है ग्राफिक्स, तीसरी भाषा ऑप्शनल के तौर पे है। विरोध इस बात को लेकर हो रहा है कि साहब हिंदी थोपी जा रही है। कांग्रेस की सरकार कर्नाटक में है, और कर्नाटक की अगर लिहाज से बात की जाए तो वहां पे हिंदी और अंग्रेजी नहीं बल्कि किस भाषा में बात करते हैं आपको ही पता है। वहां पे कांग्रेस विरोध नहीं कर रही है। तमिलनाडु में क्योंकि डीएमके विरोध कर रही है, इसलिए आप विरोध कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी। और हिंदी थोपने का विषय नहीं हो रहा है, एक ऑप्शनल के तौर पर अगर बच्चों को पढ़ना है और टीचरों को पढ़ाना है, वो स्वीकार्यता एक तरीके से दी गई है, राज्य को पूरा फ्लेक्सिबिलिटी दी गई है। उसके बाद क्यों राजनीति हो रही है? सवाल ये है। आप राहुल जी, मैं आप ही के सवाल का ही उत्तर दे रहा हूं जी, कि देखिए कितना अच्छे से आपने तथ्यों को रखा और समझाने का प्रयास किया। केंद्र सरकार के मंत्रियों को अहंकारी राजा का स्वरूप ना लेके, उन्हें अपने एक राज्य तमिलनाडु जहां पे कि इसको लेके असहमति बन गई है, उन्हें समझाने का प्रयास करना चाहिए। लेकिन केंद्र सरकार अपने बहुमत के दम पे जो भी अपने घमंड में, वो समझाने में नहीं बल्कि वो ब्लैकमेलिंग का प्रयास कर रही है। सर आपका राहुल जी, आपका ये तथ्य गलत, क्योंकि डीएमके की वहां की राज्य सरकार और केंद्र सरकार के नुमाइंदों के बीच में बैठक हुई है, एक पूरे फॉर्मूले पे सहमति बनी थी, लेकिन उस फॉर्मूले पे जिस पे सहमति बनी थी उससे वो विड्रॉ करके, मैं आता हूं आपके पास में, हमारे पास राहुल जी मैं आता हूं आपके पास, क्योंकि और भी मेहमान हमारे पास में, मैं आता हूं आपके पास जी। धर्मेंद्र प्रधान ने बिल्कुल वो सदन में गलत रखी डीएमके, बिल्कुल हाँ, जो शब्द उन्होंने बोला उसको उन्होंने विड्रॉ किया और सदन की कार्रवाई से हटा दिया गया। इसमें कोई दो राय नहीं। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि वो शब्द असंसदीय था, इसलिए उन्होंने उसको विड्रॉ किया, वो हटा दिया गया। वो विरोध बिल्कुल जायज है, लेकिन तमिलनाडु के बच्चों के भविष्य के साथ में उनको विकल्प कम दिए जाएं, यह गैर वाजिब सी बात है। कौशल कांत मिश्रा जी हमारे साथ में, बीजेपी के प्रवक्ता। कौशल जी,
विरोध इस बात को लेकर भी हो रहा है कि बीजेपी या कहा जाए केंद्र सरकार हिंदी थोपने की कोशिश कर रही है। और क्या आप बेहतर से समझा नहीं पा रहे अपनी बात को कि आप थोप नहीं रहे, आप तो विकल्प दे रहे हैं उनको? कौशल जी। सिंह साहब, जैसा कि राहुल लाल जी ने खुद ही बताया, तो इसके पहले जब 2 बार एजुकेशन पॉलिसी लाई थी कांग्रेस की सरकार, तो क्या वो भाषा थोप रही थी? नहीं ना। एक राष्ट्रीय पॉलिसी होती है जिसको हर प्रदेश में लागू किया जाता है, और ये ऑप्शनल है। आप बच्चे की मर्जी है वो पढ़े ना पढ़े। और एक चीज और बड़ा क्लियर बताना चाहूंगा राहुल जी, शायद आपको नहीं पता होगा, जो त्रिभाषा रोकने की जो बात हो रही है वो केवल सरकारी स्कूलों में रोकने की बात हो रही है। प्राइवेट स्कूल जो किसी भी स्टेट का लगभग 80% है, उन सब जगह त्रिभाषा ऑलरेडी चल रही है। लेकिन जो गरीब लोग होते हैं, जो वंचित लोग होते हैं, जो शोषित लोग होते हैं, जिनके लिए आप बार बार कहते हैं गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ, गरीबों के लिए करो, वो लोग ही सरकारी स्कूलों में जाते हैं। और वही लोग विदेश नहीं जा सकते, तो वो एक जगह से दूसरी जगह पूरे देश में घूम करके एक जॉब कर सकते हैं। अगर उनको भी ये ऑप्शन मिले कि वो हिंदी भाषा बोल सकें और जा करके अपनी लिवलीहुड को जी सकें, पैसा कमा सकें, तो उनसे आपको प्रॉब्लम क्यों होती है? इसका रीजन मैं बताता हूं सिंह साहब जी। 2014 में जब कांग्रेस वहां पे लड़ी थी, अकेले लड़ी थी, उसकी 0 सीट आई थी। जब 2019 में कांग्रेस लड़ी थी, 9 में से 8 सीटें जीती थी, क्योंकि डीएमके उनके साथ खड़ा था। फिर यही परिपाटी फिर हुई कि जब डीएमके के साथ लड़ती है तो कांग्रेस को कुछ सीटें मिलती हैं। यहां पर कांग्रेस केवल अपनी सीट बचाने के लिए डीएमके के साथ खड़ी है। और एक दूसरी बात बता दूं सिंह साहब, सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से विश्व में मानव इतिहास का सबसे बड़ा समागम कुंभ हुआ, जिसमें हिंदुओं में जो जाति का विभेद था, नहीं कौशल जी आप महाकुंभ तक आ रहे हैं, लेकिन मैं आपको तमिलनाडु में नहीं मैं इसलिए पूछ रहा हूं कि क्या केंद्र सरकार, हाँ मैं उसी पॉइंट पर आ रहा हूं, क्या केंद्र सरकार बेहतरी से अपनी बात समझा नहीं पा रही है, ताकि वो जो आपके तर्क हैं वो और बेहतरी से जाएं, उनके तर्क छोटे पड़ जाएं? इसके बारे में तो मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़ी, आपने अपने प्रोमो में ही बता दिया कि जिस तरीके से मीटिंग हुई, मीटिंग होने के बाद चीजों को फॉलो किया गया, तो उसमें मुझे कहने की क्या जरूरत है, वो आप बोल चुके हैं। मैं इसलिए वो कुंभ पे जा रहा था, कुंभ पे मैं नहीं जा रहा हूं, मैं ये बता रहा हूं कि जिस तरीके राहुल जी 1 सेकंड में आ रहा हूं आपके पास। हाँ कौशल जी खत्म करें जी। हाँ कौशल जी 10 सेकंड जी। कुंभ ने जिस तरीके से ये दिखा दिया कि हिंदुओं में कोई डिवीजन नहीं है, न कोई जाति है, न कोई वर्ग है, सब एक ही घाट पे जिस तरह से नहाए, इस तरीके से कांग्रेस की डिवाइड करो और राज करो की राजनीति फेल हो गई है। इस वजह से अब कांग्रेस ने नया चाल चली है कि वो साउथ इंडिया और नॉर्थ इंडिया की बात कर रही है, वो तमिल की बात कर रही है, हिंदी की बात कर रही है। आप ये बताइए, साउथ और नॉर्थ का ये हमने कई बार देखा कर्नाटक के चुनाव के समय में। मैं आता हूं काशी और तमिल का संगम सबसे ज्यादा, ठीक है। शेखर अय्यर जी हमारे साथ में मौजूद है जी। साउथ का सेंगोल ले जाकर के जिस तरह से आज के पार्लियामेंट में रखा गया है, वो साउथ के सम्मान, ठीक है। वो पूरा देश सांस्कृतिक तौर पर जुड़ा हुआ है, इसमें कहीं कोई भेदभाव वाली बात नहीं है। ठीक है शेखर जी, सवाल यह है कि क्या ये दशकों पुरानी चली आ रही हिंदी विरोध की राजनीति का चुनाव से पहले आ रहा एक असर दिखाई पड़ रहा है, या सच में इस प्रकार की कमी है एनईपी में कि साहब उसका कोई फायदा नहीं है जो बात कही जा रही है, या फिर उस बात को सही से समझाने में अभी और वक्त लगेगा? शेखर जी। अरेंद्र जी, इसमें कोई डाउट नहीं है कि इस मुद्दे को जिस तरह यू टर्न करके तमिलनाडु के डीएमके जो रूलिंग पार्टी है वहां पे जिस तरह इस इश्यू को उठाया है, इसका एक ही कारण है, वो कारण है 2026 में विधानसभा चुनाव है। और जब लंबा बातचीत चल रहा था, देखिए पिछले वाले एजुकेशन पॉलिसी में हिंदी की बात थी कांग्रेस कार्यकाल, इस बार हिंदी की नाम ही नहीं है, ये कई बार बता चुका है, केंद्र सरकार ने भी बताया, वहाँ के लोग भी जानते हैं कि हिंदी की बात नहीं है। कौन सी भी 3 भाषा सीख लीजिए, हिंदी भाषा से मतलब अपने 3 लैंग्वेज से ज़्यादा अपनी जो प्राथमिक शिक्षा है वो अपने मातृभाषा में करिए, ताकि बच्चों को, गरीब बच्चों के लिए फाउंडेशन ठीक हो। देखिए इसमें ये पूरा राजनीति है जी। और मुझे जो लगता है, क्योंकि वहाँ पे चुनाव आ रहा है, इस बार एंटी इनकम्बेंसी इश्यूज बहुत गंभीर रूप में डीएम के खिलाफ, उनके एमएलएस के खिलाफ और मंत्रियों के खिलाफ, क्योंकि हर मंत्री के खिलाफ कुछ ना कुछ भ्रष्टाचार का आरोप है। आप जानते हैं ईडी और
आईटी और सीबीआई, इतने केसेस वहां पे जांच चल रही है, जिसको लेकर केंद्र मतलब डीएमके के नेतृत्व बहुत परेशान है जी। उनको लगा कि भाई ऐसा एक माहौल बना दो जैसे 1967 में था, जब पहली बार डीएमके सत्ता पे आई थी, इसी मुद्दे को लेकर, क्योंकि 65 में जब हिंदी राष्ट्रीय भाषा बनी उसको विरोध में किया गया। फिर नेहरू जी ने जाके उनको अश्योरेंस दिया भाई जब तक तमिलनाडु चाहेगा तब तक ये करेगा। कि बात सच बात क्या है, देखिए सच बात, ऐसा कोई भाषा के लेकर कोई विरोध नहीं है। अब ये कह रहे नहीं नहीं उत्तर भारत में तो केवल 2 ही सीखते हैं, वो केवल हिंदी अंग्रेजी पढ़ते हैं, यहाँ तो हमें 3 पढ़ना पड़ता है। और भी गंभीर बात है, बार बार संस्कृत के खिलाफ बोल रहे हैं, बार बार संस्कृत को इंसल्ट करने की कोशिश हो रही है, बिना कोई समझे, बिना कोई, ऐसा एक माहौल बना रहे हैं जैसा कोई उत्तर भारत तमिलनाडु को खा जाएगा। बिल्कुल, ये उत्तर और दक्षिण को डिवाइड करने वाली पॉलिटिक्स हमने कई बार देखी है और ऐसे बयान भी कई बार हमने देखे। राहुल लाल जी, सवाल ये है कि त्रिभाषा के मसले से अगर आगे बढ़े तो आज हमने देखा कि राहुल गांधी वोटर लिस्ट को लेकर एक पूरी बात करते हैं कि साहब चर्चा होनी चाहिए, वो लगातार इस विषय को कर रहे हैं। चुनाव में जनता जनार्दन का समर्थन मिलने के बाद में इस प्रकार की बात को लेकर लगातार कहना, और अपने आप में तमाम जो विरोधी है वो तो कह रहे हैं ना साहब, देखिए राहुल गांधी के नेतृत्व में ट्रैक रिकॉर्ड देखिए, 80 से 90 ऐसे चुनाव हो चुके हैं जहां पे लगातार कांग्रेस पिछड़ती जा रही है, हारती जा रही है। तो इस प्रकार हार को ना स्वीकार के, बेहतर ना करके आप एक बार फिर से वही चुनाव आयोग संस्थाओं पे सवाल खड़ा कर रहे हैं। आर्यन जी, मैं आपके सवाल पे आऊंगा, खाली मैं संक्षेप में ज्यादा नहीं कहूंगा, 2-4 पंक्तियां ही कहूंगा पिछले संदर्भ में। कि देखिए अभी यहाँ पे जो तमाम बातें भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि और शेखर जी ने कही, सबसे पहले तो ये चीज कि कांग्रेस कोई उत्तर दक्षिण का विवाद खड़ा नहीं कर रही। अगर कांग्रेस को त्रिभाषा फॉर्मूला से परेशानी होती तो कर्नाटक में, सर कर्नाटक चुनाव के समय, राहुल जी चूंकि आप आ गए तो सुनिए, कर्नाटक विधानसभा चुनाव के समय में कांग्रेस के कितने बड़े बड़े नेताओं के बयान आए हैं सर उत्तर दक्षिण की डिवाइड को लेकर, ये ऑन रिकॉर्ड है सर चीजें। राहुल जी, मैं तभी त्रिभाषा पे हूं ना, चलिए उसके ऊपर तो बाद में डिबेट कर लूंगा, क्योंकि आप दूसरे मुद्दे पे आ गए हैं तो मैं उसके ऊपर भी आऊंगा। एक ही चीज में कह दूं शेखर अय्यर जी को और कौशल कांत जी को कहूंगा, माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट तौर पर कहा था कि वो 3 कृषि कानूनों को भी समझा नहीं पाए थे। अब वो त्रिभाषा फॉर्मूला भी अगर तमिलनाडु सरकार को समझा नहीं पा रहे, और अय्यर जी कह रहे हैं कि वहां पे एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर है। मैं कह दूं कि तमिलनाडु में अभी डीएमके की लोकप्रियता बड़ी चरम स्थिति पे है और जनता बड़ी उनके प्रति जो है कि एक सम्मान की स्थिति बनी हुई है वहां पे, तो ये स्थितियां नहीं है। अब जो आपका सवाल है, ताजा सवाल है आपका जी, कि मतदाता सूची को लेके, अच्छा ये बता दीजिए, मतदाता सूची को लेके अगर महाराष्ट्र में भी सवाल खड़े हुए, दिल्ली में भी सवाल खड़े हुए, अभी ममता बनर्जी भी कई प्रकार के तथ्यों को लेके आ रही हैं, तो अगर सदन को, हमारे यहाँ पे संसदीय लोकतंत्र है, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, और पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में विमर्श करना ही संसद का सबसे बड़ा काम है। वैसे स्थिति में मतदाता सूची पे अगर चर्चा हो जाए यहाँ पे, विपक्ष ने गंभीर प्रमाण दिए हैं आर्यन जी कि वो वहां पे नए प्रकार के वोटों को किस तरह से, कौशल जी चर्चा में क्या बुराई है? सरकार चर्चा अगर करा ले तो और बेहतर हो जाएगा, चीजें ऑन रिकॉर्ड आ जाएंगी जल्दी से। लगता है कि आज का पूरे दिन का अगर प्रोग्राम देखा होता राहुल लाल जी ने तो ये कहा ही नहीं होता, क्योंकि सदन के स्पीकर महोदय ने ये कहा था कि हर तरह की चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन नियम से चलेगा ना। आप ये चाहते हैं कि जिस इशू पर चर्चा चाहे वो अभी होनी चाहिए, नहीं तो कभी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपको चर्चा तो करनी नहीं है जी। एक रूल बुक बनी हुई है ना। राहुल जी अभी आपके आरोप का जवाब ले रहा हूँ। हाँ कौशल जी बोलिए जी। जो हमारे संसद वो एक प्रोसीजर प्रोटोकॉल से चलता है ना। कांग्रेस के राहुल गांधी की तरह तो है नहीं कि अपने ही प्रधानमंत्री का अध्यादेश फाड़ के फेंक दे और उसके बाद प्रधानमंत्री डर के मारे उसको वापस ले ले। ऐसे तो नहीं चल सकता ना देश तो रूल से चलेगा ना। तो रूल में यह है कि आप हर इशू के लिए चर्चा के लिए तो तैयार है, पर आप चाहते हैं चर्चा अभी हो। दूसरी चीज साउथ और नॉर्थ की बात हो रही है। इनके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जिनका नाम है डीके सुरेश, याद है ना आपको, जो डीके शिव कुमार जी के छोटे भाई हैं, उन्होंने तो साउथ को एक अलग स्टेट बनाने की मांग कर दी थी। भूल गए आप? याद है आपको? तो इस तरह का नहीं कोई भी मैं बोल रहा हूं ना। और आपके राहुल गांधी जाकर के वहां पे कहते हैं केरल में कि उत्तर प्रदेश के लोग तो बुद्धू हैं। ये कौन करने की कोशिश कर रहा है? राहुल गांधी और कांग्रेस को कोई रास्ता नहीं सूझ रहा है। परिसीमन के नाम पे उत्तर बनाम दक्षिण आप करने का प्रयास कर रहे हैं। जितनी बार हुआ परिसीमन के नाम पे आप कर रहे हैं। अरे भाई आपने दोनों लोग बोलेंगे तो किसी की बात नहीं समझ में आएगी।
राहुल जी, कौशल जी एक सेकंड, राहुल जी, कौशल जी एक सेकंड, आप दोनों की बात नहीं समझ में आएगी, दोनों लगातार बोलेंगे। शेखर जी, सवाल ये है कि किस प्रकार से, क्या ये राजनीति के लिहाज से राजनीति होती दिखाई पड़ रही है? क्योंकि जब लगातार चुनाव दर चुनाव अगर जनता स्वीकार नहीं कर रही है तो फिर से चुनाव आयोग पे या उनके कार्यशैली पे सवाल खड़ा करना, ये तो फिर वही दिखाता है ना कि साहब आप हार स्वीकार ना करके बहाने तलाश रहे हैं। शेखर जी, वोटर लिस्ट के मामले बिल्कुल नहीं, देखिए लगातार जब चुनाव हार रहे हैं, पहले तो ईवीएम पे था, फिर वीवीपैट पे था, अब जाके कह रहे हैं नहीं एक ही नंबर, दोनों, एक हरियाणा में एक बंगाल में। अब इलेक्शन कमीशन ने तो पहले स्पष्टीकरण दिया, क्योंकि स्टेट्स को दिया गया वो नंबर रैंडम कंप्यूटराइज होता है। देखिए हरियाणा में जिसके पास जो कार्ड है, जो नंबर, उसको पता नहीं चलेगा कि कौन सा बूथ में जाके बंगाल में देना है। अगर वाकई कोई इसमें कोई गड़बड़ है, ऐसा तो नहीं होता। और इलेक्शन कमीशन की तरफ से भी करेक्शन की ऑर्डर हो गई। ये तो एक टेक्निकल एरर है। देखिए ये टेक्निकल नंबर अलॉट हुआ है, इसका मतलब बाकी तो चीजें है ना, बूथ कौन सा है, कौन सा वार्ड है, कौन सा ये, वो तो बड़ा स्पष्ट है ना उसमें, वो तो सेम नहीं है। शेखर जी, समय खत्म हो रहा है जल्दी से, शेखर जी समय खत्म हो रहा है जल्दी से, क्योंकि परिसीमन को लेकर भी लगातार विवाद है और सरकार स्पष्ट कर चुकी किसी राज्य को नुकसान नहीं होने देंगे, लेकिन फिर भी एक बड़ी राजनीति देखने को मिल रही है। शेखर जी, बिल्कुल, देखिए ये जो डिलिमिटेशन, देखिए डिलिमिटेशन तो अभी क्यों स्टार्ट कर रहे हैं? पहले तो क्योंकि आपके जो संशोधन हुआ था हमारे संविधान में 2026 के बाद, एक सेंसस के बाद जाके डिलिमिटेशन कमीशन बैठेगा। वो कमीशन सारे राज्यों को विजिट करेगा, करके सबकी राय सुनेगी, फिर उसकी रिकमेंडेशन आएगी, उस पर केंद्र सरकार फिर हर राज्य के साथ बातचीत करेगी। ये लंबा चक्कर है, अभी क्यों कर रहे हैं? कम से कम जम्मू कश्मीर में लोग परिसीमन की स्थिति देख चुके हैं कि उसमें किस तरह से जम्मू के वहां को बढ़ाया गया और कश्मीर राहुल जी एक सेकंड, नहीं आप हैरान होंगे, जितने कांग्रेस केंद्र लेवल पे इस बातों को नहीं बोल रही है, ये केवल तमिलनाडु तक ही सीमित है, और बाकी इंडी अलायंस के पार्टी, समाजवादी बिल्कुल, पार्टी, तमिलनाडु में कांग्रेस इस बात को कहती है, लेकिन कर्नाटक में उसका एक तरीके से खामोशी अख्तियार करती है, कहा जाए इस प्रकार की व्यवस्थाओं पे कुछ चुप रहती है। जी नहीं, आप ये 3 लैंग्वेज फॉर्मूला ले लीजिए। मलयालम जो बोलते हैं उनके लिए खतरा नहीं है हिंदी से, आंध्रा में खतरा नहीं है जो तेलुगु बोलते हैं। बिल्कुल, बहुत से राज्यों में कांग्रेस समर्थन में, छोड़ तमिलनाडु को लगातार विरोध कर रही। फिलहाल वक्त इतनी अनुमति दे रहा है। आप तीनों का सर बहुत बहुत शुक्रिया इस धन्यवाद के साथ कि आप लोगों ने समय निकाला। बहुत शुक्रिया इस विषय पे विस्तार से बात करने के लिए। यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के उसके बाद जब वापस आएंगे तो खबर दिखाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मॉरिशस यात्रा से जुड़ी खबर, क्योंकि आज देर रात प्रधानमंत्री मॉरिशस के लिए रवाना होंगे। क्या है प्रधानमंत्री की यात्रा में खास, इस पे होगी नजर एक छोटे से ब्रेक के बाद। सरसों का तेल जो छलके MDH मसालों के संग मजा लो इस अंगड़ाई का, होली का जश्न मने जब साथ हो, MDH शरबत और ठंडाई का। MDH बिजली का बिल, किराना, स्कूल फीस सब हो गया। बन गया बजट? हाँ, 5000 बच गए। तो नई साड़ी ले ले ना, पिछले महीने तो ली थी। एक और नहीं, पहले बजट बनाओ, फिर छोटी छोटी बचत को बैंक में सेव करो और पैसों को बढ़ते देखो। बढ़ी गई। जाओ भाई। RBI कहता है वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। कैसे धंधा बढ़ेगा, कैसे गल्ला चलेगा, कैसे टाइकून बनेगा, ये काफी नहीं बेटा, स्कूटर है तेरा कब रॉकेट बनेगा। सिर्फ नजर बट्टू लगाने से बिजनेस बढ़ता तो हर बड़ा बिजनेस यही करता। बिजनेस बढ़ता है क्रेडिट से। अपनी दुकान में क्रेडिट ऑन UPI अपनाओ, कस्टमर्स को UPI पे क्रेडिट मिलेगा तो कस्टमर्स बढ़ेंगे और उनकी शॉपिंग भी। क्या समझे? अपने पेमेंट पार्टनर से संपर्क करें। और ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है एक छोटे से ब्रेक के बाद। और एक हम बताएं अभी तक ब्रेक पे जाने से पहले किन बड़ी खबरों से हमने आपको रूबरू कराया, तो त्रिभाषा फार्मूले पर रार किस प्रकार से बनी हुई इसका जिक्र हमने किया। इसके अलावा वोटर लिस्ट पर संसद में कैसे घमासान मचा हुआ इसका भी हमने जिक्र किया। साथ ही साथ संसद में पास हुए कौन कौन से बिल, इस खबर को भी हमने आपको विस्तार से दिखाया। तो 3 बड़ी खबरों पर हमारी नजर रही थी, उसका अभी तक हमने जिक्र किया। अब आगे बढ़ते हैं, वो दिखाते हैं अगली खबर, जो कि प्रधानमंत्री के
दौरे से जुड़ी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देर रात मॉरिशस की यात्रा पर रवाना होने वाले हैं। पीएम मोदी वहां के राष्ट्रीय दिवस पर मुख्य अतिथि के तौर पर 12 मार्च को वहां शामिल होंगे। प्रधानमंत्री की इस यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच कई क्षेत्रों में सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए समझौते होने की भी संभावना है। पीएम मोदी की यात्रा को लेकर मॉरिशस में गजब का उत्साह देखने को मिल रहा है, तो वहां की सरकार भी पीएम मोदी की इस यात्रा को लेकर खासी उत्साहित नजर आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मॉरिशस यात्रा मंगलवार से शुरू होगी। अपनी यात्रा के पहले दिन 11 मार्च को वो पोर्ट लुइस में मॉरिशस के संस्थापक व पूर्व प्रधानमंत्री सर शिव सागर रामगुलाम को श्रद्धांजलि देंगे। साथ ही पूर्व राष्ट्रपति व प्रधानमंत्री सर अनिरुद्ध जगन्नाथ को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मॉरिशस के राष्ट्रपति धर्मवीर गोखोल से मुलाकात करने का कार्यक्रम है। Prime Minister Modi and Prime Minister Ramgoolam will together inaugurate a few projects that have been implemented with Indian assistance and will also witness the signing of several MOUs. इसके बाद वे प्रवासी भारतीयों के कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। कार्यक्रम के बाद वे प्रधानमंत्री नवीन चंद्र रामगुलाम के साथ द्विपक्षीय मुलाकात करेंगे। 12 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवीन चंद्र रामगुलाम के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की बैठक करेंगे। इस दौरान दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार, वित्तीय अपराध को रोकने, क्षमता विकास और सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हो सकते हैं। We are signing, in fact, with the visit of PM Modi, we are going to sign at least 8 memorandum of understanding in different fields. जो आपने बोला capacity building, so we will be sending about 500 of our public servants to India to get trained. प्रधानमंत्री भारतीय सहायता प्राप्त विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे, जिनमें सिविल सेवा कॉलेज परियोजना और क्षेत्रीय स्वास्थ्य केंद्र परियोजना प्रमुख हैं। बुधवार को मॉरिशस अपना नेशनल डे मनाएगा। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि होंगे। प्रधानमंत्री ने अपने डिपार्चर स्टेटमेंट में लिखा कि मॉरिशस के 57वें राष्ट्रीय दिवस में शामिल होने के लिए मैं प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र रामगुलाम के न्योते पर 2 दिवसीय यात्रा की शुरुआत कर रहा हूं। हिंद महासागर में मॉरिशस भारत का मुख्य साझेदार है। हम भौगोलिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक रूप से जुड़े हुए हैं। आपसी विश्वास, लोकतांत्रिक मूल्य और विविधता हमारी मजबूती है। बीते 10 साल में जन केंद्रित पहल पर हमने उल्लेखनीय प्रगति की है। प्रगति और समृद्धि की दिशा के साथ ही महासागर की सुरक्षा और विकास के लिए दोनों देशों की मित्रता और साझेदारी को प्रगाढ़ करने के लिए इस यात्रा को लेकर मैं आशान्वित हूँ। ये भविष्य के लिए एक नया अध्याय शुरू करेगी। नेशनल डे कार्यक्रम के बाद प्रधानमंत्री गंगा तालाब जाएंगे। गंगा तालाब भारत और मॉरिशस के बीच सांस्कृतिक संबंधों की एक अटूट कड़ी है और ये भारत की सदा निरा मां गंगा का ही प्रतीक स्वरूप है। प्रधानमंत्री मोदी भारत से ले गए गंगा जल को वहां अर्पित करेंगे। मॉरिशस सागर इनिशिएटिव के तहत भारत का एक अहम साझेदार देश है। दोनों देशों के बीच संबंधों की प्रगाढ़ता साल 2021 में व्यापक आर्थिक सहयोग और साझेदारी समझौता के माध्यम से और भी मजबूत हो गई। वित्त वर्ष 2023-24 में दोनों देशों के बीच कुल 85.113 करोड़ अमेरिकी डॉलर का व्यापार हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मॉरिशस यात्रा को लेकर तैयारियां पूरी हैं और उत्सुकता चरम पर है। कैमरा पर्सन अजीत के साथ जया सिन्हा, डीडी न्यूज, मॉरिशस। और यहाँ पर एक और छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के उस बाद जब वापस आएंगे तो आपको खबर दिखाएंगे ईडी का एक्शन, बघेल को टेंशन। बघेल, छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, उनकी टेंशन क्यों बढ़ी है, इस खबर पे होगी नजर ब्रेक के बाद। जब बेसन निकले तल के, लो स्वाद के पूरे गुब्बारे, सरसों का तेल जो छलके, होली का जश्न मने जब साथ हो, MDH शरबत और ठंडाई का, असली मसाले सच सच MDH। किसानों की फसल कटाई के बाद उन्हें अपनी मेहनत का सही मूल्य मिले, यह हर किसान का अधिकार है। लेकिन अक्सर आर्थिक तंगी के कारण किसानों को अपनी फसल कम दामों पर बेचनी पड़ती है।
भारत सरकार खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग की क्रेडिट गारंटी योजना इस समस्या का समाधान लेकर आई है। अब किसान अपनी फसल को WDRA पंजीकृत गोदामों में इलेक्ट्रॉनिक नेगोशिएबल वेयरहाउस रसीद के माध्यम से तब तक सुरक्षित रख सकते हैं जब तक उन्हें उनकी फसल का उचित दाम न मिल जाए। इस योजना के तहत किसानों को फसल कटाई के बाद बेहद कम ब्याज दर पर कर्ज उपलब्ध कराया जाता है ताकि वह अपनी वित्तीय जरूरतें पूरी कर सकें और अपनी फसल को सही समय पर बेच सकें। अब किसान बिना किसी अन्य संपत्ति को गिरवी रखे केवल इलेक्ट्रॉनिक नेगोशिएबल वेयरहाउस रसीद के माध्यम से 75 लाख रुपए तक का कर्ज ले सकते हैं। वहीं MSME, FPO और व्यापारियों के लिए यह सीमा 200 लाख रुपए तक है। क्रेडिट गारंटी योजना किसानों को सशक्त बनाकर आत्मनिर्भर बना रही है। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। मेरी पसंद। मेरी पसंद। मेरी पसंद। मेरी पसंद। हमारी पसंद। हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया होंगे स्टील। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। आज ईडी ने उनके घर पर छापेमारी की तो जब्त किए गए पैसों को गिनने के लिए पैसे गिनने वाली मशीन को भी ईडी की टीम को मंगाना पड़ा। वित्तीय अनियमितता और धन शोधन से जुड़े मामले में कांग्रेस के नेता बघेल की मुश्किलें लगातार बढ़ती हुई दिखाई पड़ रही हैं। ईडी ने राज्य भर में कुल 14 जगहों पर आज उनसे जुड़ी हुई जगहों पर छापेमारी की, जिसके बाद कई दस्तावेज भी जब्त किए गए हैं। इस पूरे मामले पर राजनीतिक बयानबाजी भी दोनों ओर से जमकर देखने को मिली है। छत्तीसगढ़ में ईडी का एक्शन, भूपेश बघेल को टेंशन। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के दिग्गज नेता भूपेश बघेल के घर पर प्रवर्तन निदेशालय ने सोमवार को छापेमारी की। पूर्व सीएम के भिलाई 3 स्थित वसुंधरा नगर निवास और रायपुर निवास सहित राज्य भर में कुल 14 जगहों पर केंद्रीय एजेंसी ने छापे मारे, जिसमें पूर्व सीएम के बेटे चैतन्य बघेल उर्फ बिट्टू के ठिकाने भी शामिल हैं। ये कार्रवाई शराब घोटाला, कोल लेवी और महादेव सट्टा ऐप से संबंधित कथित आर्थिक अनियमितताओं और धन शोधन से जुड़े मामलों को लेकर की गई है। भूपेश बघेल के आवास पर प्रवर्तन निदेशालय की छापेमारी में भारी मात्रा में नकदी मिलने का दावा किया जा रहा है। ईडी अधिकारियों ने नोट गिनने की 2 मशीन भी मंगवाई। ईडी ने भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल से जुड़े परिसरों से इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स और दस्तावेज भी जब्त किए हैं। सूत्रों के मुताबिक चैतन्य बघेल को जल्द ही पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है। ईडी की इस कार्रवाई पर भूपेश बघेल ने एक्स पर लिखा, 7 वर्षों से चले आ रहे झूठे केस को जब कोर्ट में बर्खास्त कर दिया गया तो ईडी के मेहमानों ने पूर्व सीएम के घर पर दबिश दी है। उन्होंने आगे लिखा कि इस षड्यंत्र से कोई पंजाब में कांग्रेस को रोकने का प्रयास कर रहा है तो ये गलतफहमी है। वहीं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा, इसमें प्रदेश सरकार का कोई दखल नहीं है। विशेष करके कम से कम मेरे मन में ये दुर्भाग्य से भावना बन गई है कि इनकी जो कार्रवाई है ये टारगेटेड है। राजनीतिक विरोधियों के संदर्भ में जब भी दबाव बनाना होता है तो ये कार्रवाई इस प्रकार की कर देते हैं। कांग्रेस की जो सरकार थी 5 साल की, उसमें तरह तरह के स्कैम हुए, घोटाले हुए और उसकी जांच सेंट्रल एजेंसियां कर रही हैं और कई लोग जेल के अंदर भी हैं, कई लोग जेल जाने की तैयारी में भी हैं। तो उसी निमित्त ईडी की जांच हो रही है और इसमें प्रदेश का कोई दखल नहीं है। ईडी की इस छापेमारी को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया, जबकि ईडी का कहना है कि उनके पास पुख्ता सबूत हैं। इससे पहले ईडी दावा कर चुकी है कि छत्तीसगढ़ शराब घोटाले से राज्य के खजाने को भारी नुकसान हुआ। ईडी का आरोप है कि भूपेश बघेल के कार्यकाल में 2000 करोड़ रुपए से ज्यादा का शराब घोटाला हुआ। वहीं महादेव सट्टा ऐप के जरिए 6000 करोड़ रुपए की कमाई हुई। इसमें छत्तीसगढ़ के उच्च पदस्थ नेता और अधिकारी शामिल हैं। वहीं ईडी ने छत्तीसगढ़ में 570 करोड़ रुपए के कोल लेवी स्कैम का खुलासा किया था।
छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार के समय कहां कहां करप्शन हुआ है, इसकी परतें अब धीरे धीरे खुलने लगी हैं। वहीं छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव भूपेश बघेल की मुश्किलें भी अब बढ़ती दिख रही हैं। ईडी की टीम ने उनके बेटे चैतन्य बघेल, उनके करीबियों के यहाँ छापेमार की कार्रवाई की है। बताया जा रहा है कार्रवाई शराब घोटाला, कोल लेवी और महादेव सट्टे ऐप से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में हुई है। फिलहाल ईडी पूरे मामले की जांच कर रही है। सोमेश पटेल, डीडी न्यूज, छत्तीसगढ़। भूपेश बघेल की दिक्कतें लगातार बढ़ती जा रही हैं। फिलहाल यहाँ पर एक और छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। ब्रेक के उस पार जब वापस आएंगे तो आपको खबर दिखाएंगे कि टीम इंडिया को जीत के बाद, चैंपियंस ट्रॉफी में जीत के बाद किस प्रकार से देश दुनिया भर से बधाइयां मिल रही हैं। इस खबर पे होगी विस्तार से नजर एक छोटे से ब्रेक के बाद। केसर से बनी भुजिया महके जब बेसन निकले तलके, लो स्वाद के पूरे गुब्बारे सरसों का तेल जो छलके, होली का जश्न मने जब साथ हो, MDH शरबत और ठंडाई का MDH। कैसे धंधा बढ़ेगा, कैसे गल्ला चलेगा, कैसे टाइकून बनेगा, ये काफी नहीं बेटा, स्कूटर है तेरा कब रॉकेट बनेगा। सिर्फ नींबू मिर्ची लगाने से बिजनेस बढ़ता तो हर बड़ा बिजनेस यही करता है। बिजनेस बढ़ता है क्रेडिट से। अपनी दुकान में क्रेडिट ऑन यूपीआई अपनाओ, कस्टमर्स को यूपीआई पे क्रेडिट मिलेगा तो कस्टमर्स बढ़ेंगे और उनकी शॉपिंग भी। क्या समझे? अपने पेमेंट पार्टनर से संपर्क करें। मुथूट फाइनेंस गोल्ड लोन सुनहरी सोच प्रोग्राम में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। बनर्जी दाग क्यों नाचो दादा? सर, मेरा सोना मेरा बेटा को लैपटॉप दिला रहा है। खूब भालो। हाँ मेदा जी, केम छो? अरे मजा मचो मोटा भाई, मेरा सोना मेरी फैक्ट्री में नई मशीन्स लगा रहा है। बहुत सारो है तो अपने सोने को काम पे लगाइए। आज ही कॉल कीजिए 1-800-313-1212 पर। गुड गर्ल। आगे सैलरी नहीं झुमके ना, पहले बचत, पहले झुमके। सुनो, हर महीने थोड़ा बचाओ और थोड़ा निवेश करो और कुछ इमरजेंसी के लिए भी बचाओ ताकि रहो टेंशन फ्री। लेकिन झुमकों का क्या, जाते हो कि लगाओ इंजेक्शन। आरबीआई कहता है वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक ऐसे। गोल्डी मसाले, जहां जाएं रिश्ते बनाएं। और खबर पंजाब से। पंजाब में नशे की समस्या कोई नई बात नहीं, लेकिन बीते कई वर्षों से इस समस्या पर बीती सरकारों ने उतनी गंभीरता नहीं दिखाई जितनी उसकी जरूरत थी। दिल्ली में आम आदमी पार्टी को मिली हार के बाद पंजाब की भगवंत मान सरकार नशे के खिलाफ अभियान चला रही है, जिसकी वजह से सैकड़ों लोगों को बीते कुछ दिनों में गिरफ्तार किया गया है। पंजाब पुलिस की इस हो रही कार्रवाई में अमेरिका की FBI द्वारा वांछित एक अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थ तस्कर शहनाज सिंह उर्फ शॉन भिंडर को भी गिरफ्तार किया गया। क्या है पूरी खबर, देखिए इस रिपोर्ट में। पंजाब में बढ़ते नशे के कारोबार के बीच आखिरकार अब राज्य प्रशासन नींद से जागा है। नशे को लेकर स्थानीय लोगों में बढ़ते आक्रोश से पंजाब पुलिस नशे के तस्करों के खिलाफ पिछले कुछ दिनों से हरकत में आई है। राज्य में नशारोधी अभियान के तहत बीते 12 दिनों में पुलिस ने 872 से ऊपर प्राथमिकी दर्ज की है। साथ ही मादक पदार्थ की तस्करी करने वाले करीब 1200 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इतना ही नहीं, पंजाब पुलिस ने अमेरिका की FBI द्वारा वांछित एक अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थ तस्कर शहनाज सिंह उर्फ शॉन भिंडर को भी गिरफ्तार किया है। हमने लगभग इन पिछले 1.5 वीक में लगभग 10-12 दिन में हमने 872 से ऊपर जो हैं वो FIR दर्ज करी है और लगभग 1200 के करीब जो है लोगों को अरेस्ट किया है। ये बहुत बड़ा मैं समझता हूँ आंकड़ा है। इसके अलावा लगभग 35 लाख जो ड्रग मनी है, जिससे वो ड्रग बेच के पैसा कमाया था, उसको हमने रिकवर किया है। मूल रूप से बटाला के मंडियाला गांव का रहने वाला शहनाज सिंह उर्फ शॉन भिंडर एक अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थ तस्कर गिरोह का अहम सदस्य है। ये वर्ष 2014 से कनाडा में परिवहन व्यवसाय की आड़ में काम कर रहा था और उसने कथित तौर पर कोलंबिया से मैक्सिको के रास्ते अमेरिका और कनाडा तक
मादक पदार्थों की तस्करी में मदद की। जानकारी के अनुसार अमेरिका में 26 फरवरी को 4 साथियों की गिरफ्तारी के बाद शहनाज भारत भाग आया था। एक शहनाज करके एक लड़का है, बटाले ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ। ਕੋਕੇਨ ਦਾ ਕਾਟਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਯੂਐਸ 'ਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ 2023 ਤੋਂ ਤੇ ਲਾਈਟ 'ਚ 2023 ਤੋਂ ਆਇਆ ਸੀਗਾ। 7 ਮੈਂਬਰ ਸੀਗੇ, 6 ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ FBI ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਏ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿੰਗ ਪਿਨ ਸੀਗਾ। ਜਦ FBI ਦੀ ਹੀਟ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ ਯੂਐਸ 'ਚ ਤੇ ਇਹ ਇੰਡੀਆ ਵਾਪਸ ਭੱਜ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਇਹਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਟਰੈਕ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਤਰਨਤਾਰਨ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਕੱਲ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇਹ गिरफ्तार हुआ है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की देश से नशे के कारोबार को खत्म करने की घोषणा के बाद ये कार्रवाई सरकार की सख्त जांच प्रक्रिया और प्रभावी रणनीति का नतीजा है। गृह मंत्री ने कहा था कि राज्य में ड्रग कार्टेल को पूरी तरह खत्म किया जाएगा। इसी का परिणाम है कि नशे के खिलाफ बड़े पैमाने पर अभियान चलाए जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल की आज हुई बैठक में कई अहम फैसले लिए गए हैं। मंत्रिमंडल की बैठक में मेडिकल कॉलेज, मेट्रो परियोजना, स्मार्ट सिटी परियोजना सहित 19 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। 10 से 25 हजार मूल्य के भौतिक स्टैम्प पेपर चलन से बाहर होंगे। प्रदेश में समर्थन मूल्य 2425 रुपये प्रति क्विंटल की दर से 17 मार्च से 15 जून तक गेहूं की खरीदी होगी। इसके अलावा बंद पड़ी कताई मिलों की जमीन पर उद्योग स्थापित होंगे, जिसके लिए यूपी सीडा को 451.20 एकड़ भूमि हस्तांतरित की जाएगी। साथ ही बलिया में स्वतंत्रता सेनानी चित्तू पांडे के नाम पर मेडिकल कॉलेज की स्थापना होगी, जिसके लिए 14 एकड़ से अधिक भूमि निःशुल्क हस्तांतरित की जाएगी। इसके अलावा आगरा मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड के प्रथम और द्वितीय कॉरिडोर के लिए गृह और उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग की भूमि आवास एवं शहरी विकास विभाग को हस्तांतरित होगी, जबकि सैफई में आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय में ऑप्स एंड गायनी ब्लॉक के निर्माण के लिए प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति को मंजूरी मिल गई है। बुलंदशहर में नर्सिंग कॉलेज की स्थापना के लिए राजकीय कृषि विश्वविद्यालय की भूमि चिकित्सा शिक्षा विभाग को हस्तांतरित हुई। इसके अलावा राज्य स्मार्ट सिटी मिशन योजना का कार्यकाल 2 साल के लिए बढ़ाया गया है। और बात खेल की, चैंपियंस ट्रॉफी जीतने पर भारतीय टीम को हर ओर से बधाइयां मिल रही हैं। संसद के आज दोनों सदनों में चैंपियंस ट्रॉफी जीतने वाली भारतीय क्रिकेट टीम को जीत की बधाई दी गई। राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश ने भारतीय टीम को जीत की बधाई दी, तो वहीं लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने भी टीम इंडिया को तीसरी बार चैंपियंस ट्रॉफी जीतने पर बधाई दी है। भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान रोहित शर्मा की अगुवाई में चैंपियंस ट्रॉफी जीतने वाली टीम इंडिया के चर्चे हर ओर हैं। सोमवार को बजट सत्र के दूसरे चरण के पहले दिन संसद के दोनों सदनों में भारतीय क्रिकेट टीम द्वारा चैंपियंस ट्रॉफी जीतने पर बधाई दी गई। राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश ने भारतीय टीम की जीत पर खुशी जाहिर करते हुए कहा कि यह जीत हर भारतीय को गौरवान्वित करने वाली है। उन्होंने कहा कि यह जीत खिलाड़ियों के अथक परिश्रम और कड़ी मेहनत का नतीजा है। Immense pride and joy that I join the House today to felicitate the Indian men's cricket team for their victory in the ICC Champions Trophy 2025 by defeating New Zealand in the final held in Dubai. Our team has secured India's 3rd Champions Trophy title, a remarkable achievement that makes every Indian proud. This victory is a testament to the dedication, hard work and teamwork of our cricketers. They have not only showcased excellence in their sports but also displayed their spirit of perseverance and unity. वहीं लोकसभा में स्पीकर ओम बिरला ने भारतीय टीम को जीत की बधाई दी। उन्होंने कहा कि भारतीय टीम द्वारा तीसरी बार चैंपियंस ट्रॉफी जीतना एक बड़ी उपलब्धि है। माननीय सदस्यगण, भारतीय क्रिकेट टीम ने कल दुबई में न्यूजीलैंड को पराजित कर तीसरी बार आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जीतकर एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। मैं अपनी ओर से तथा सभा के सभी माननीय सदस्यों की ओर से भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान श्री रोहित शर्मा जी
तथा टीम के सभी सदस्यों को बधाई देता हूं। केंद्रीय मंत्री BL वर्मा और पूर्व केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने भी टीम इंडिया की जीत पर खुशी जाहिर करते हुए पूरी टीम को जीत की बधाई दी। इंडिया की टीम के लिए, टीम के कैप्टन के लिए, सभी खिलाड़ियों के लिए, कोच के लिए, बोर्ड के लिए बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। चैंपियंस ट्रॉफी तीसरी बार जीतकर टीम इंडिया ने अपना परचम लहराया है। रोहित शर्मा की अगुवाई में लगातार मैच जीतते हुए फाइनल मैच में जिस तरह शानदार प्रदर्शन किया, भारत ने एक बार फिर दिखाया क्रिकेट के क्षेत्र में। गौरतलब है कि भारतीय क्रिकेट टीम ने चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के फाइनल में न्यूजीलैंड को हराकर खिताब अपने नाम किया है। यह तीसरी बार है जब टीम इंडिया ने चैंपियंस ट्रॉफी पर अपना कब्जा जमाया है। स्पोर्ट्स डेस्क, DD न्यूज। और न्यूज नाइट के अंत में आपको छोड़ जाते कुछ और राष्ट्रीय महत्व की खबरों के साथ फटाफट अंदाज में। आप मुझे, मेरी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हिसार में ब्रह्मकुमारी संस्थान के स्वर्ण जयंती समारोह के अवसर पर राज्य स्तरीय अभियान समग्र कल्याण के लिए आध्यात्मिक शिक्षा का शुभारंभ किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि ब्रह्मकुमारी संस्थान ने हमेशा लोगों के समग्र स्वास्थ्य और देश के समग्र विकास के लिए योगदान दिया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम द्वारा कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति जयमाल्या बागची को सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने की सिफारिश को मंजूर कर लिया है। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने एक्स पर पोस्ट कर जानकारी दी। ट्रेड फंडिंग के आरोप में जेल में बंद बारामूला के सांसद इंजीनियर राशिद की अर्जी पटियाला हाउस कोर्ट ने खारिज कर दी है। इंजीनियर राशिद ने संसद के सत्र में शामिल होने के लिए कस्टडी पैरोल की मांग की थी। पटियाला हाउस कोर्ट 19 मार्च को राशिद इंजीनियर की नियमित जमानत की मांग वाली याचिका पर आदेश सुनाएगा। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम और वित्त मंत्री अजित पवार ने महाराष्ट्र विधानसभा में राज्य का बजट पेश किया। बजट पेश करने के दौरान अजित पवार ने पीएम मोदी का धन्यवाद दिया। अजित पवार ने कहा कि हम महाराष्ट्र के लोगों की उम्मीदों को पूरा करने की हर कोशिश करेंगे। दिल्ली पुलिस ने दिल्ली के विभिन्न इलाके में रह रहे अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों की पहचान के लिए सत्यापन अभियान चलाया। इस दौरान दिल्ली पुलिस ने यहां रह रहे लोगों के पहचान प्रमाण पत्र व अन्य दस्तावेज देखे। संभल जामा मस्जिद प्रबंधन समिति की मस्जिद पर सफेदी करने की अनुमति मांगने वाली याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सुनवाई की। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को निर्देश दिया कि यदि वो दावा कर रहे हैं कि संरक्षित स्मारक पर सफेदी करने की अनुमति नहीं दी जा सकती तो हल्फनामा दाखिल करें। छत्तीसगढ़ सरकार की आत्मसमर्पण एवं पुनर्वास नीति से प्रभावित होकर गरियाबंद जिले में 18 लाख के इनामी 3 नक्सलियों ने सुरक्षा बलों के समकक्ष आत्मसमर्पण किया है। एसडी के एरिया कमेटी के डिप्टी कमांडर दिलीप उर्फ संतू ने ऑटोमेटिक हथियार के साथ सरेंडर किया है। उसके साथ 2 महिला नक्सलियों ने भी आत्मसमर्पण किया। भगोड़े कारोबारी ललित मोदी को बड़ा झटका लगा है। वनुआतु के प्रधानमंत्री जोथम नापट ने सोमवार को नागरिकता आयोग को निर्देश दिया है कि ललित मोदी को दिया गया वनुआतु पासपोर्ट रद्द कर दिया जाए। जम्मू कश्मीर में रमजान के महीने में आयोजित एक फैशन शो को लेकर राजनीतिक घमासान मचा हुआ है। गुलमर्ग फैशन शो पर अश्लीलता फैलाने के आरोप लगाए गए हैं। इस मामले में पीडीपी नेता इल्तिजा मुफ्ती ने जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला पर निशाना साधा।